हाँ तो चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर किसको कहते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बहुत ज्यादा संख्या होती है, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो इन मटेरियल का बिहेवियर होता है बाकी मटेरियल से अलग होता है। ठीक, तो अब आप बोलेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए कोई एटम है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो अपने न्यूक्लियस से बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं। लूजली अटैच होने का क्या मतलब है कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी एनर्जी मिल जाए या थोड़ा बहुत भी अगर उनको डिस्टरबेंस मिल जाए तो वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब अपने न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, मतलब वो मटेरियल में उस लैटिस में मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है जैसे एटम 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 ऐसे जॉइन है, तो मटेरियल है क्या, बहुत सारे एटम का कलेक्शन। तो जब एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो जब साइज बहुत बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और हम जानते हैं कि जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता, तो उन पे फोर्स बहुत वीक होने के कारण उनको अगर थोड़ा भी एनर्जी या कहीं से थोड़ा डिस्टरबेंस मिल जाए तो वो उस एटम को छोड़ देते हैं, मतलब उस न्यूक्लियस से रिश्ता खत्म कर लेते हैं। ठीक, तो समथिंग लाइक आयनाइजेशन। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं तो जो जिन एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब ऐसे मटेरियल वो जिन एटम से बने हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है उनमें अधिकांशतः ऐसा पाया जाता है, जैसे कि कॉपर इसका एक एग्जांपल है। और जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है मटेरियल में, जो ये कंडक्टर जब इनको बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण इन मटेरियल का जो बिहेवियर होता है वो बाकी मटेरियल की तुलना में डिफरेंट होता है। ठीक, इसलिए हमको इस मटेरियल को अलग से पढ़ना पड़ता है, इनका नाम हम कंडक्टर रखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 6.3 ग्राम कॉपर अज्यूमिंग वन एटम प्रोवाइड वन फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ऐसा अज्यूम करिए कि जो एटम एक एटम है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है और इतने ग्राम कॉपर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे आपको बताना है। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आप पहले नंबर ऑफ एटम निकालिए। नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल कैसे लिख लेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूं नंबर ऑफ मोल कि कितने मोल होंगे, तो वो होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो आया आपका ये आया आपका 1/10। ठीक, 1/10 मोल। तो अगर मैं एटम निकालूं तो एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम, मैं अगर ये कैलकुलेट करूं कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, 1/10 मोल है और एक मोल में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो कितने एटम आ गए 6.023 इंटू 10 की पावर 22, इतने एटम आ गए। अब हमने बोला है कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो इतने से कॉपर में देखिए कितना सा कॉपर है, 6.35 ग्राम कॉपर है, इतने से कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो देखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 1, तो कितना आ गया ये आया 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, 6.35 ग्राम कॉपर में। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि अब हम मान लेते हैं कि चलिए ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम मान लेते हैं ऐसे मटेरियल होते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे मटेरियल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण है, अरे मान लीजिए कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल को रख दिया। ठीक, तो अब होगा क्या, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगेगा, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो उनका मूवमेंट चालू हो जाएगा। अब जब उनका मूवमेंट चालू हो जाएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें
या तो आप ऐसा अज्यूम कर लें कि ये मोशन कभी ना कभी स्टॉप हो गया होगा, या आप ऐसा अज्यूम करें कि ये इस तरह का डिस्टरबेंस है कि ये कभी डाई आउट हुआ ही नहीं, ये डिस्टरबेंस हमेशा चलता रहा। ठीक, तो अगर आपने ऐसा माना कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कभी इक्विलिब्रियम में आए नहीं, इनका कभी ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम आए नहीं, मतलब ये कभी स्टेशनरी हुए ही नहीं, तो ये चार्ज मोशन में रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको नहीं पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज इन स्टेशनरी, उसी को पढ़ना है जिसमें चार्ज स्टेशनरी है। तो हमेशा अज्यूम करते हैं, हमेशा अज्यूम करते हैं। कोई बोले से हम अज्यूम नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के डोमेन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि चलो फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए, दैट इज ओके, लेकिन कुछ देर बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, इधर उधर जाके वो रुक गए, स्टेशनरी हो गए कहीं ना कहीं जाके। ठीक, तो वही मैंने लिखा है कि अजम्पशन कि फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हम अज्यूम करते हैं। और इस अजम्पशन के बाद ही हम इस प्रॉब्लम को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस प्रॉब्लम को इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, कहां पढ़ा जाएगा पता नहीं, तो इलेक्ट्रो में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हमने ये मान लिया कि इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगा? 0। और इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो वही मैंने लिखा है। तो इसी चीज का कंसीक्वेंस है, जो आपने अजम्पशन लिया, इसी अजम्पशन का कंसीक्वेंस है। क्या कंसीक्वेंस है? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी मटेरियल पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। क्यों? क्योंकि जिस भी मटेरियल पॉइंट पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो अंदर मटेरियल है, मान लीजिए उस मटेरियल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स क्या लगेगा? 0, क्योंकि मैंने क्या अज्यूम किया है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हर जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। मतलब वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका मिला के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सब आ गए कौन? बाहर का अंदर का सबका मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। तभी वहां पे इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स क्या लग पाएगा? 0। तभी हमारा अजम्पशन फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो इसी अजम्पशन का ये कौन है? कंसीक्वेंस। ठीक, कि दैट ई नेट इज 0। अब देखिए कंडक्टर की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है पहला कि देयर इज नो एक्सेस चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। तो देखिए ये इसी का कंसीक्वेंस है, इसी का कंसीक्वेंस है। मैं आपको यहां समझा देता हूं, आप ऐसे समझें कि मान लीजिए ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, मैं बोल दे रहा हूं सॉलिड कंडक्टर, और इस पॉइंट पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है। देयर इज नो एक्सेस चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। एक्सेस चार्ज से कहने का क्या मतलब है? तो देखिए जब ये कंडक्टर न्यूट्रल था शुरुआत में, तो भी इस पॉइंट पर नेट चार्ज 0 था। इसका मतलब जितना यहाँ पॉजिटिव था उतना यहाँ नेगेटिव था। तो आप ऐसा करें, आप डीवी वॉल्यूम कंसीडर करें। आप कितना वॉल्यूम कंसीडर करें? डीवी वॉल्यूम कंसीडर करें। आप डीवी वॉल्यूम कंसीडर करें। इस डीवी वॉल्यूम में जब ये कंडक्टर न्यूट्रल था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो नेट चार्ज क्या था? 0। नेट चार्ज 0 होने का मतलब है जितना इसमें पॉजिटिव था उतना इसमें नेगेटिव था। तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दूं, थोड़ी देर में वेट करूं जिससे ये इलेक्ट्रॉन का मोशन डाई आउट हो जाए और ये अपनी अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर ले, तो थोड़ी देर के बाद अगर मैं देखूं तो इस डीवी वॉल्यूम में अभी भी नेट चार्ज 0 ही रहेगा। मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया, इसमें नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। नेट चार्ज पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया। भाई पहले पॉजिटिव नेगेटिव जितने थे वो कैंसिल आउट कर देते। अब सोचो यहाँ पे पॉजिटिव आके बैठ जाए तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें नेट चार्ज नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव पहले जितना बैलेंस कर रहे थे, अब सोचो नेगेटिव आके इसमें बैठ जाए तो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस डीवी वॉल्यूम में नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, देयर इज नो एक्सेस चार्ज। एक्सेस मतलब जितना प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं उससे ज्यादा, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे मान लें? तो अगेन ये भी इसी का कंसीक्वेंस है। कैसे कंसीक्वेंस है? देखिए आप क्या करिए, गॉस लॉ लगाइए। ये जो डीवी वॉल्यूम आपने माना ना, इसकी जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे इस सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए आप गॉस लॉ लगाइए। गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताइए नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। कारण क्या है? क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0।
अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। तो अंदर टोटल चार्ज क्या आएगा? जीरो। तो अंदर टोटल चार्ज जीरो, इसका मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, मतलब इसमें कोई एक्सेस चार्ज अभी भी नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, whenever some charge is given to the conductor, it always appear outer surface of the conductor, the same story, कि अंदर के पॉइंट पे कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता। तो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए न्यूट्रल कंडक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब आपने इस मटेरियल को कुछ एक्सेस चार्ज दिया, मान लेते हैं आपने मटेरियल को क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज, एक्सेस चार्ज, तो उसके पास जितना प्लस है उतना माइनस है, नेट जीरो हो रखा है। अब आपने बाहर से उसको क्यू चार्ज दे दिया, तो आपने जो क्यू दिया वो एक्सेस चार्ज हो गया। अब वो एक्सेस चार्ज यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा। तो जो भी आप चार्ज देंगे वो चार्ज कहां चला जाएगा? आपका आउटर सरफेस, ठीक है, क्योंकि अंदर तो कहीं होगा ही नहीं। तो जब अंदर कहीं होगा ही नहीं तो फिर एक ही जगह बची, कौन? आउटर सरफेस। तो जो भी चार्ज आप कंडक्टिंग मटेरियल को देंगे वो कहां हो जाएगा? उसकी आउटर सरफेस पे हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर विल बी सेम। अब देखिए, अब मुझे बताइए बेटा कि जब हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां से यहां तक E डॉट dr क्या आएगा? जीरो, क्योंकि E क्या है? जीरो। तो जब E जीरो है तो E डॉट dr क्या आएगा? जीरो। और E डॉट dr क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब E डॉट dr जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब उनका पोटेंशियल कैसा है? बराबर, ठीक। तो सॉलिड कंडक्टर के किन्हीं भी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और मैंने एक कंडक्टर की बात की, किसी एक कंडक्टर की, ऐसे मत कहना कि ये कंडक्टर है तो इसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर रहेगा, इसके सभी का बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनके बराबर रहेगा, दो अलग कंडक्टर है तो किसी एक कंडक्टर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि ELF originate and terminate perpendicular to the surface of the conductor। अब आप जानते हैं कि जब कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो जो कंडक्टर की सरफेस होगी तो कंडक्टर की सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का भी पोटेंशियल बराबर होगा। इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो जो भी कंडक्टर का सरफेस है, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होती है या टर्मिनेट होती है तो वो कैसे ऑरिजिनेट टर्मिनेट होगी? परपेंडिकुलर। कारण क्या है? क्योंकि जो ये सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल है, और अगर यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई है इसके सरफेस तक तो इसकी सरफेस पर वो कैसे आएगी? परपेंडिकुलर। या फिर इस सरफेस से कैसे जाएगी? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री, ठीक है। अगला पॉइंट, देयर इज नो ELF लाइन इनसाइड कंडक्टर, नंबर ऑफ ELF लाइन इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो सही बात है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब अंदर लाइन का डेंसिटी क्या होगा? जीरो। अरे लाइन डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब अंदर लाइन डेंसिटी जीरो है, मतलब नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया कितनी है? जीरो। तो नंबर ऑफ लाइन क्या होंगे? जीरो। तभी नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया क्या आएगा? जीरो। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें देखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर पे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो मान लीजिए एक सॉलिड कंडक्टर है, वो न्यूट्रल, ठीक, उसको हमने कुछ चार्ज दिया, तो उस कंडक्टर को हम जो भी चार्ज देंगे ना वो पूरा का पूरा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। तो उसी को मैं यहाँ पे आपको और समझाता हूँ। तो जब आपने इसको क्यू चार्ज दिया तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अब देखो आपके मन में ऐसा सवाल हो सकता है कि इस पे नेट चार्ज जीरो था, हमने क्यू चार्ज दिया तो इस पे एक्सेस चार्ज कितना हो गया? क्यू। तो देखो आप दो तरह के डायग्राम आपके दिमाग में आ सकते हैं। इस सरफेस पे भी एक्सेस चार्ज कितना है? क्यू। और इस सरफेस पे भी एक्सेस चार्ज कितना है? क्यू। ऐड कर लो, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, एक्सेस चार्ज कितना है? क्यू। लेकिन ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है। तो बात है कि ऐसा क्यों नहीं आता? पहले आप उसको गलत प्रूफ करिए तो हम मानेंगे कि ये सही है। तो मैं कर रहा हूं, सुनिए। देखिए उसका कारण ये है कि मान लीजिए ऐसा आ गया, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए ऐसा आ गया तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज से लाइन ऑरिजिनेट होती है, तो ये लाइन ऑरिजिनेट हो गई। सॉरी, माइनस चार्ज पे लाइन टर्मिनेट होती है तो ये लाइन आके टर्मिनेट हो गई।
और जो प्लस चार्ज होता है उस प्लस चार्ज से लाइन ऑरिजिनेट होती है, तो मान लेते हैं प्लस से लाइन ऑरिजिनेट होगी परपेंडिकुलर। अब देखो जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम जीरो मान के चलते हैं, तो अगर मैं इस लाइन के अलावा चल के जाऊंगा, इस लाइन के अलावा चल के जाऊंगा, तो मैं क्या पाऊंगा कि जो मेरा कंडक्ट, जब मैं इस लाइन के अलावा चलूंगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो मैं पाऊंगा कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इन्फिनिटी के पोटेंशियल से। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है? जीरो। कैसे? तो देखिए इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो हम अज्यूम करते हैं, तो आप सोचो जब मैं इधर चलते जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा 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 और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव ना हो, तो घटते 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 फिर वो क्या हो गया? जीरो। इस वाली लाइन के हिसाब से कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इस वाली लाइन के हिसाब से देखते हैं कंडक्टर इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो अगर मैं इस लाइन के अलावा चलते आओ तो पोटेंशियल घटेगा 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 घटेगा, जीरो से घटते 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 यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये वाली लाइन कह रही है कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता, कंडक्टर का पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि कंडक्टर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गए इस प्लस माइनस मानने के कारण। इसका मतलब ये माइनस वाला चार्ज होगा ही नहीं, और जब ये माइनस नहीं होगा तो प्लस भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस चार्ज कितना होना चाहिए? कैपिटल क्यू। तो इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक, अब सुनिए, तो इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं कि एक चार्ज है Q1 और उसके सामने एक न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर है और उसको कैपिटल Q चार्ज दिया गया। तो जब उसको कैपिटल Q चार्ज दिया गया तो हमें ये बताना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो देखिए ये जो Q1 चार्ज है इसको भी हम पॉजिटिव मान के डील करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने क्या किया होगा? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को जब इसने अट्रैक्ट किया होगा तो यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो आया -Q। इस पे जो एक्सेस चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल Q, क्योंकि हमने कंडक्टर को कितना चार्ज दिया? कैपिटल Q। तो इस पे एक्सेस चार्ज कितना होना चाहिए? कैपिटल Q। तो इस साइड में जो चार्ज आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q प्लस Q। ठीक, अब अगर सेम कहानी, अगर आप यहाँ पे कुछ नेगेटिव और ज्यादा मान लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और कुछ मान लेंगे जैसे ये माना था, तो सेम आर्गुमेंट फिर आप फंस जाएंगे। कौन सा सेम आर्गुमेंट? जैसे कि वही वाला कॉन्ट्राडिक्शन कि एक से लाइन इन्फिनिटी पे जाएगी और एक से लाइन इन्फिनिटी पे आएगी। चलिए मैं करके बता देता हूँ। ठीक, तो ये तो इसका आंसर है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम देखो, यहाँ से कुछ लाइन चलेंगी, इस पर टर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। यहाँ से कुछ लाइन चलेंगी, इस पर टर्मिनेट हो जाएंगी, परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगी। यहाँ से कुछ लाइन चलेंगी, इस पर परपेंडिकुलर टर्मिनेट हो जाएंगी। और जो प्लस चार्ज है और बची कुछ लाइन इससे ऐसे जाएंगी, कहाँ? इन्फिनिटी पे। बची कुछ लाइन इससे कहाँ जाएंगी? ऐसे इन्फिनिटी पे। बाकी कंडक्टर से देखें, बाकी चार्ज के कारण, तो यहाँ से लाइन कहाँ जाएंगी? ऐसे इन्फिनिटी पे। यहां से लाइन कहां जाएंगी? ऐसे इन्फिनिटी। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और समझाता हूं डिटेल में, आप ऐसे समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो बेटा ये आपका सॉलिड कंडक्टर था और ये चार्ज था Q1। इस Q1 चार्ज ने कुछ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट करने का यहाँ कुछ क्या आ गया होगा? नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसा करो, यहाँ पे आप नेगेटिव जो चार्ज है ना इसको मान लो -Q एंड -Q1। ठीक, -Q किसके कारण है? इस Q1 के कारण है। इसके कारण कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ होगा, मतलब यहाँ से कुछ लाइन गई और यहाँ से कुछ लाइन टर्मिनेट करी, और इन लाइन के कारण जो यहाँ पे जो इन लाइन के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे चार्ज है दैट इज -Q। तो एक -Q1 मैंने और माना है, उसका भी इलाज करेंगे। और बची कुछ लाइन यहाँ से कहाँ जाएंगी? ऐसे इन्फिनिटी। इस पे नेट एक्सेस चार्ज कैपिटल क्यों होना चाहिए? इस कारण मैं ये अज्यूम करूंगा कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को कितना होना पड़ेगा? क्योंकि नेट एक्सेस चार्ज कैपिटल क्यों होना है, तो ये वाले प्लस चार्ज को इतना अज्यूम किया जाएगा। अब आप देखो कंडक्टर पे नेट एक्सेस चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये नहीं हो सकता। कारण क्या है? इस प्लस से लाइन क्या जाएगी? माइनस पे। सॉरी, इस प्लस से लाइन कहां जाएगी? इन्फिनिटी पे। अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा हो कि सर प्लस से लाइन माइनस पे भी जाती है, तो ऐसा करो यहाँ माइनस भी है तो इस प्लस से लाइन माइनस पे भेज दो। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसको भी मैं लॉजिकली आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा डायग्राम बना के अच्छे से। देखिए ऐसा लाइन
कभी पॉसिबल नहीं होगा ऐसा। कैसे? जैसे आपका मन कर रहा था ना कि प्लस से लाइन निकली और माइनस पे लाइन जाके मर गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे परपेंडिकुलर ऐसा कभी नहीं होगा। कारण क्या है? सेम कहानी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग पोटेंशियल घटता है। तो आप सोचिए कि अगर मैं इस पॉइंट से फील्ड लाइन के अलोंग चलता गया, पोटेंशियल घटता गया, तो मैंने क्या पाया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कम होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों तो एक ही कंडक्टर के पॉइंट है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कंडक्टर 1 से निकली हुई लाइन, मतलब एक कंडक्टर का नाम दे देते हैं 1, कंडक्टर का नाम दे देते हैं 1। तो कंडक्टर 1 से निकली हुई लाइन कभी भी उसी कंडक्टर 1 पे टर्मिनेट नहीं कर सकती। इसको ऑलवेज याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। फिर बात आती है कि चलो ठीक है सर ऐसा नहीं हो सकता, मान लिया ये वाली जो लाइन है टर्मिनेट हो गई है, कितने करस्पॉन्डिंग चार्ज है इन लाइन के करस्पॉन्डिंग, वो है -q। यहाँ पे -q1 और बचा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस -q1 पे लाइन कहां से आएंगी? इंफिनिटी से। ये लाइन ऐसे गई, इस -q1 पे लाइन आप कहां से मानेंगे? हम इंफिनिटी से। मतलब अब फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं कि जो ये -q चार्ज है ये किसके कारण इंड्यूस हुआ? इस q1 के कारण इंड्यूस हुआ। अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे सिर्फ -q ही रहेगा या कुछ थोड़ा बहुत और माइनस चार्ज हो जाएगा। तो जब मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे -q से थोड़ा ज्यादा है, तो -q और -q1। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो ये q1 है ना ये 0 रहेगा। कारण सुन लीजिए, तो -q पे करस्पॉन्डिंग लाइन तो यहाँ से आ गई, पर यहाँ पे और भी चार्ज है -q1, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन कहाँ से आएगी? इंफिनिटी। अब देखो सेम आर्गुमेंट जो वहां पे था, इससे लाइन निकल के इंफिनिटी पे गई है, तो अगर इसके अलावा चलते जाएंगे पोटेंशियल घटेगा तो इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब पोटेंशियल इसका पॉजिटिव रहा होगा, तो घटते वो क्या हो गया? 0। इधर चले इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, चलते पोटेंशियल घटेगा तो यहाँ क्या है? पोटेंशियल नेगेटिव। तो इसी कंडक्टर का पोटेंशियल इस लाइन के हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, इस लाइन के हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कंडक्टर तो एक ही है, या तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या फिर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो अब हमने ये कंक्लूड किया कि जो ये -q1 वाला चार्ज था वो होगा ही नहीं, तो सिर्फ उतना ही चार्ज होगा जो किसके कारण इंड्यूस होगा? इस q1 के कारण इंड्यूस होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा? नेगेटिव चार्ज उतना ही रहेगा जितना सिर्फ q1 के कारण इंड्यूस रहेगा और नेगेटिव नहीं रहेगा। तो इस q1 को भी यहां से आप हटा दीजिए। तो ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये फील्ड लाइन डायग्राम, ठीक है।